स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट क्राइम रिपोर्ट में। मैं हूं धनंजय सिंह और आज हम बात करेंगे निठारी हत्याकांड के इलाहाबाद कोर्ट के फैसले की, जिसमें उसने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। एक कोर्ट किसी को बार बार फांसी की सजा सुनाता है और हाई कोर्ट बार बार उसे रिहा कर देता है। तो आम आदमी यही सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि एक कोर्ट अगर फांसी की सज़ा दे रही है तो हायर कोर्ट उसे उम्र कैद में बदल दे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हायर कोर्ट दोषियों को बिल्कुल से बरी कर दे रही है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट 15 बार फांसी की सज़ा देती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट हर फांसी को साइड में करके बरी करता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? 308 पन्नों का इलाहाबाद कोर्ट का फैसला है और इस फैसले के जरिए आपको एक और बात का पता चलेगा कि हमारे देश की प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई जांच कैसे करती है। हो सकता है कि ये सब कुछ जानने के बाद आप हैरान रह जाएं। इन 308 पन्नों में इस निहारी हत्याकांड की जो कहानी है वो ऐसे सवाल उठाती है कि क्या सच में निठारी के उस D5 कोठी में 16 कत्ल हुए? क्या सच में सुरेंद्र कोली आदमखोर है? इलाहाबाद कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ये 308 पन्ने का फैसला सुनाया है। उसमें 2.5 लाइन है जो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इस पूरे केस की जांच को जांच एजेंसी सीबीआई ने कचरा बना दिया। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों तक की धज्जियां उड़ाई। इस पूरे केस की जांच को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक गरीब नौकर को राक्षस बना देने की कोशिश हुई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ जिस गरीब नौकर का मेंशन है ये कोई और नहीं बल्कि केस का दूसरा दोषी सुरेंद्र कोली है, जिसके बारे में कहा गया था कि उसने मासूम बच्चों का कत्ल किया और फिर उन्हें खाया भी। तो ये तो जजमेंट है जिसमें दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, आइए डिटेल में बात करते हैं। 2006-2007 में एक वीडियो आया था। सीबीआई ने 164 सीआरपीसी के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने सुरेंद्र कोली का बयान दर्ज किया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और वो वीडियो अलग अलग न्यूज़ चैनल पर भी दिखाई गई। इस वीडियो में सुरेंद्र कोली ये बताता हुआ नजर आता है कि उसने कैसे बच्चों को मारा, कैसे कुछ बच्चों को पकाकर खाया भी। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा, हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया। अब वो वीडियो 164 का बयान कोर्ट में मान्य होता है। इस बयान की एक सीडी बनाई गई थी और उस सीडी को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में निचली अदालत में सबमिट किया गया। सीडी को कोर्ट ने देखा, सुना और उसी के बेसिस पर आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। अब जब ये मामला हायर कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट में पहुंचा तो यहाँ पर भी वो सीडी चलाई गई, जिस पर जज ने कहा ये सीडी तो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस सीडी को आप लोगों ने अपने हिसाब से एडिट किया हो, इसमें अपने हिसाब से कुछ जोड़ा घटाया हो, केस को अपने हिसाब से अपनी तरफ मोड़ने के लिए। सीबीआई के वकील ने कहा नहीं योर ऑनर, ऐसा कैसे हो सकता है। यही सीडी लोअर कोर्ट में पेश की गई थी और उसी के बुनियाद पर फैसला सुनाया गया था। अब यहाँ पर इलाहाबाद बेंच के जजेस कहते हैं ठीक है, मान लिया ये सीडी सच्ची है। अब जिस कैमरे में ये रिकॉर्डिंग हुई थी उसका मेमोरी चिप कार्ड तो होगा जिसमें इस सीडी की रॉ फुटेज होगी। आप वो लेके आइए, उससे ये साफ हो जाएगा कि सीडी में बयानों को एडिट किया गया है या नहीं किया गया है। सीबीआई से कहा गया कि मेमोरी कार्ड चिप लेके आइए, तो यहाँ पता चलता है कि वो मेमोरी कार्ड चिप जो है वो गायब है। अब सोचिए, निठारी केस का सबसे बड़ा इकलौता सबूत जिसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया, सीबीआई को यह ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि वो उस मेमोरी कार्ड चिप को सहेज कर रखे। जब जजेस की बेंच ने इनसे पूछा कि आपने सीबीआई की कोर्ट में क्या वो चिप नहीं पेश की थी, तो सीबीआई कहती है कि जी नहीं, वहां तो बस सीडी को देख के ही सजा सुना दी गई थी। यहां तक कि कोई रिपोर्टर जब किसी का इंटरव्यू लेता है तब भी वो अपने इंटरव्यूज की रॉ फुटेज को सहेज कर रखता है, लेकिन सीबीआई को इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। सीबीआई इतनी पुरानी जांच एजेंसी जिसमें इतने तजुर्बेकार लोग और इतना बड़ा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, उस सीबीआई एजेंसी ने उस सुरेंद्र कोली के इकबालिया बयान जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया था, उसकी ओरिजिनल चिप को संभाल के रखा ही नहीं। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि अब उस बयान की मान्यता हमारी नज़र में कुछ नहीं है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कोर्ट ने आगे कहा कि चलिए चिप गायब है, आपने मजिस्ट्रेट के सामने कोली का बयान दर्ज करवाया था, क्या आपके पास मजिस्ट्रेट साहब के साइन हैं
कि मेरे सामने आज इतनी तारीख को इतने बजे सुरेंद्र कोहली का बयान दर्ज हो रहा है, पंचनामा है, सीबीआई के पास वो भी नहीं। कोर्ट कहती है चलिए कोई बात नहीं, सुरेंद्र कोहली का जो इकबालिया बयान जो दे रहा है कैमरे पर मजिस्ट्रेट के सामने, क्या उसके बाद की उसने अपनी मर्जी से बयान दिया है, उसने अपनी मर्जी से सारी बातें कही इंटरव्यू खत्म होने के बाद? क्या आपने उसके दस्तखत लिए इंटरव्यू को लेकर? सीबीआई के पास वो भी नहीं। इलाहाबाद कोर्ट कहती है मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ बयान दिया गया उसका आपके पास मेमोरी कार्ड नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया गया उस मजिस्ट्रेट के किसी पेपर पर साइन नहीं है, जिसने बयान दिया उसका किसी कागज पर साइन नहीं, तो हम कैसे मान लें ये जो कुछ बक रहा है वो सही है? क्या पता ये सब कुछ आपने पुलिस कस्टडी में करवाया हो और उसमें हेर फेर किया हो। ये है बरी होने का सबसे पहला आधार। दूसरा आधार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये जो पूरा केस है वो सुरेंद्र कोहली के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान पर आधारित है। बयान है कि हाँ मैंने बच्चों को मारा और उन्हें कोठी के पीछे फेंका और टुकड़े किए। शुरुआती आपके पेपर हैं, सारे बयान हैं, उसमें हर जुर्म में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को एक्यूज्ड हैं। हर जुर्म दोनों ने बराबर किए हैं। यह आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन थी। जैसे ही साल डेढ़ साल बीते सारा ठीकरा आपने सुरेंद्र कोहली के ऊपर डाल दिया और मोनिंदर सिंह पंढेर को साइड कर दिया। जिस जांच की शुरुआत में दोनों हैं, जिसमें कोहली ने भी बोला था कि हम दोनों ने किया, तो किस ग्राउंड पर आपने एक के ऊपर सब कुछ लाद दिया और दूसरे को छोड़ दिया? उसके खिलाफ केसेस कम क्यों लगाए? 16 लगे हैं कोहली पर और 6 ही लगे हैं मोनिंदर पंढेर पर। तो ये कैसे? अगर पूरा केस जो कुछ कोहली वीडियो टेप में कह रहा है उसी पर बेस्ड है, तो कोहली टेप में पंढेर का भी नाम ले रहा है। अगर कोहली जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है, तो आपने पंढेर को 10 केसेस में बरी क्यों कर दिया? अगर कोहली झूठ बोल रहा था तो उसकी बाकी बातें आप कैसे मान रहे हैं? यहाँ भी सीबीआई फंस गई। यहाँ हम जो 308 पन्नों का फैसला है कोर्ट का, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा जब ये केस नोएडा पुलिस के पास था तब आगरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम वहां पर पहुंची थी 7 लोगों की निठारी D5 में। सीबीआई की एम्स की फॉरेंसिक टीम पहुंची थी कोठी पर और वहां से सारे जांच नमूने सब कुछ उठाए गए। यहाँ जो आपके कागज में लिखा है कि बरामदगी में उसमें एक येलो कलर का बेडशीट था, एक बेड था, एक गद्दा था, 2 चाकू और एक कुल्हाड़ी थी, पर पूरे घर में कहीं से खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला। इंसानी अंगों का कोई भी छोटा सा टुकड़ा नहीं मिला। हाँ, बाथरूम के वॉश बेसिन में खून का एक धब्बा दिखाई दिया जो किसी का भी हो सकता है। अब खून का मैच कराया जाए, जो विक्टिम है उनकी फैमिली के साथ मैच करके देखा जाए। एक सोफे पर सीमेन का स्टेन मिला जिसकी जांच तो इन्होंने कराई, लेकिन वो अननोन पर्सन की थी। वो अननोन पर्सन कौन है? कभी आपने जांच की? जो खून का धब्बा मिला क्या उसका डीएनए आपने विक्टिम की फैमिली के साथ मैच कराया? यहाँ कोई बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही है, 2006 की बात हो रही है और तब तक डीएनए मैचिंग और सब कुछ इंडिया में आ चुका था। लेकिन सीबीआई ने किसी भी मिले हुए फॉरेंसिक सबूत की मैचिंग ही नहीं कराई, टेस्ट ही नहीं कराए, जिसकी वजह से कोई कड़ियाँ जुड़ी ही नहीं। कोर्ट यहीं पर नहीं रुकती। कोर्ट आगे कहती है कि जो भी आपकी बरामदगी है, जो आपने कोठी की तलाशी ली, उसको देखते हुए तो कोर्ट ये मानने को भी तैयार नहीं है कि कोठी D5 के अंदर कोई भी कत्ल हुआ है। एक कोठी के अंदर 16 कत्ल होते हैं और बॉडीज को काटा जाता है, लेकिन किसी को आसपास कोई आवाज़ नहीं आती। दूसरी बात, कोहली ने ये खुद कहा है कि लाश के टुकड़े करने के बाद हमने उसको घंटों बाथरूम में रखा और कई बार ऐसे वक्त में कुछ लोग भी आ गए कोठी में, तो गर्मी के महीने में घंटों लाशें पड़ी हैं और कभी किसी को कोई बदबू भी नहीं आई। कोर्ट के जजमेंट में है कि आप 16 कह रहे हैं, हम तो ये भी मानने को तैयार नहीं हैं कि D5 के अंदर एक भी कत्ल हुआ है, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड एक भी एविडेंस कोर्ट के सामने रखा ही नहीं है। इससे आगे एविडेंस सीबीआई ने कहा कि सुरेंद्र कोहली ने कहा है कि वो लाश के टुकड़े करने के बाद काली पॉलीथीन में डालता था और कोठी D5 और D6 के बीच पीछे एक नाला था जिसमें वो इन पॉलीथीन्स को फेंक दिया करता था। यह नाला एक सूखा नाला था जिसमें पानी का कोई बहाव इसमें नहीं था, कीचड़ से भरा हुआ था। कायदे से जिस तादाद में वो पॉलीथीन फेंक रहा था, कुछ दिन बाद वहां पर पॉलीथीन का अंबार लग जाना चाहिए था,
तो वो पॉलीथीन वहीं पर होना चाहिए, लेकिन आपकी दूसरी रिपोर्ट कहती है कि उस जगह से 500 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, 400 मीटर दूर भी कई पॉलीथीन कंकाल वाले मिले। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, इसका जवाब सीबीआई के पास नहीं था। अब बात आती है सुरेंद्र कोहली के आदमखोर होने की। तो वीडियो टेप में एक जगह उसने कहा है कि हाँ मैंने कुछ को खाया है। तो उसके सिवा सीबीआई एक भी साइंटिफिक एविडेंस पेश नहीं कर पाई है जो इस बात को प्रूव कर सके। जो उसके कपड़े थे, जो फर्श थी, दीवार, पाइप, बर्तन और कोहली के जितने कपड़े थे, उसमें से किसी भी चीज़ से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कि कोहली आदमखोर है। सीबीआई ने कोहली के मुंह दांतों का भी टेस्ट कराया और एक रेशा भी नहीं मिला जो इस आदमखोर होने की बात को प्रूव कर सके। यहाँ भी बयान के सिवा और कोई साइंटिफिक एविडेंस सीबीआई पेश नहीं कर पाई। तो फिर हम कैसे मान लें कि कोहली आदमखोर है? कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात बार बार कही है कि आपके हिसाब से कहानी तो है लेकिन मोटिव गायब है। आपके हिसाब से निठारी कांड की पूरी कहानी एक अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर की है। अय्याश मालिक वहाँ लड़कियों को बुलाता है, शराब पीता है, नौकर उनको देखता है और उसके जज्बात भड़कते हैं। फिर वो भी कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वो करने की हालत में नहीं है, इसलिए वो फिर छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाता है और उन्हें मार डालता है। ये कहानी है, लेकिन इससे जुड़ा आपने एक भी सबूत नहीं दिया। मोटिव क्या था ये आपने बताया ही नहीं। अब जब मोटिव ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि यही कहानी सच्ची है? सेम चीज आरुषि हत्याकांड में भी हुई थी जहां से मोटिव गायब था। कोर्ट ने इसके बाद सबसे सीरियस पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि निठारी कांड सामने जब आया था तो आम लोगों ने और कुछ जर्नलिस्ट के अलावा खुद गवर्नमेंट और महिला बाल कल्याण जो विभाग है, उन्होंने ये बात बार बार कही थी कि इस कांड का संबंध मानव अंगों की तस्करी से हो सकता है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर, क्योंकि यहाँ सारे बच्चों के सिर्फ कंकाल मिले थे। कोर्ट ने कहा सबसे बड़ी चीज़ जो बनती थी, आपको इस पहलू पर जांच करनी चाहिए थी। यहाँ जिस D5 कोठी में ये इंसिडेंट हुआ उसके ठीक बगल में D6 कोठी है और उसका मालिक डॉक्टर था जो कि किडनी रैकेट में कुछ वक्त पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। बगल की कोठी में 16 बच्चों का कत्ल होता है और सीबीआई ने इस आर्गन ट्रैफिकिंग के पहलू को लेके जांच ही नहीं की। जिस पहलू को लेके जांच की वो बहुत ही कमजोर है। कोर्ट कहती है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ह्यूमन आर्गन ट्रैफिकिंग के एंगल को सीबीआई ने सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। उस D6 के मालिक से कभी भी सीबीआई ने ढंग से पूछताछ ही नहीं की, ना उसको इंटरोगेट किया, ना ही कोई छानबीन की। सुरेंद्र कोहली को 60 दिन हिरासत में रखा गया जहां उसे टॉर्चर भी किया गया। कोर्ट ने यह आरोप लगाया कि सीबीआई ने कोहली का मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया और उसे कोई वकील भी नहीं दिया, जिस पर सीबीआई ने जवाब दिया कि पूरी इंटरोगेशन कोहली के साथ जो हुई है वो कानून के दायरे में रह के की गई थी और मेडिकल भी वक्त वक्त पर कराया गया था। लेकिन जब कोर्ट ने मेडिकल का प्रमाण दिखाने को कहा तो सीबीआई के पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई रसीद, कोई रिसिप्ट डॉक्टर की नहीं थी जिससे ये प्रूव हो सके कि सुरेंद्र कोहली का मेडिकल कराया गया था जब वो सीबीआई की कस्टडी में था। एक भी डॉक्टर का मेडिकल सीबीआई नहीं दिखा पाई। अब ये जिस तरीके से 60 दिन तक कोहली को हिरासत में रखा गया ये इलीगल हो गया, कस्टडी इलीगल हो गई। कोर्ट ने कहा आपने किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया। अब ये जिस तरीके से 60 दिन तक कोहली को हिरासत में रखा गया ये इलीगल हो गया, कस्टडी इलीगल हो गई। कोर्ट ने कहा आपने किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जब कोहली को कस्टडी में रखा गया, इसीलिए उसका बयान भी मान्य नहीं है, उसने जो भी कहा कुछ भी मान्य नहीं है। कोर्ट ने इन सब कुछ के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कही। कोर्ट ने कहा नंबर 1, कोहली के खिलाफ जो आपने पूरा केस बनाया है वो 2 वजहों से बनाया। एक उसका इकबालिया बयान और दूसरा जो उसने कहा कि उसने कंकालों को पॉलीथीन में डाल के कोठी के पीछे फेंका। इकबालिया बयान मान्य नहीं है क्योंकि ना मेमोरी चिप है और ना ही कोई भी कागजात है, ना ही उसकी कस्टडी में नियमों का पालन किया गया। दूसरी चीज, आप उन कंकालों से कोहली को जोड़ने का कोई भी एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। दोनों के बीच का कोई भी लिंक आप नहीं पेश कर पाए। आप एक भी ऐसा आई विटनेस नहीं ढूंढ पाए जिसने सुरेंद्र कोहली को या मोनिंदर सिंह पंढेर को D5 के इर्द गिर्द किसी भी विक्टिम के साथ एक बार भी देखा हो, किसी ने कोई चीख सुनी हो या फिर आपत्तिजनक हालत में इनको देखा हो। तो कोई विटनेस नहीं, सबूत के नाम पर सिर्फ उसका बयान। बीच की कड़ियाँ जोड़ने में आप पूरी तरह विफल।
और जहां जहां जैसे जांच करनी चाहिए थी आपने उसको कचरा बना दिया। 308 पन्नों में ये फैसला था और यही सब देखते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 फांसी के मामलों में बरी कर दिया। मुनिंदर सिंह पंढेर को 2 फांसी के मामलों में पंढेर को भी बरी कर दिया। पंढेर सारे मामलों में बरी हो चुका है। कोहली के खिलाफ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है। जब जांच का ऐसा हाल होगा तो न्याय कहां से मिलेगा। सीबीआई ने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है। आरुषि हत्याकांड में भी ऐसी ही लापरवाही की गई जिसकी वजह से मुजरिम पकड़े ही नहीं गए कभी भी। ये हाल है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का, जिसने इतने बड़े केस का, निठारी से बड़ा हत्याकांड का केस क्या हो सकता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब से सीबीआई ने पूरे केस का पूरे तरीके से कचरा कर दिया। यहाँ जांच में कितनी लापरवाही यूपी पुलिस के द्वारा की गई और कितनी सीबीआई के द्वारा की गई ये कह पाना मुश्किल होगा। 17 साल बाद पंढेर को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जबकि कोहली अभी जेल में रहेगा एक अलग मामले की वजह से, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और उसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये थी वजहें जिसकी वजह से अब किसी को पता नहीं चल पाएगा कि इन मासूम बच्चों की हत्या के पीछे आखिर कौन था। कहां से मिलेगा विक्टिम के फैमिलीज को इंसाफ जब जांच इस तरीके से की जाएगी। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।